बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 जुलाई और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 के 41 मतलब कि 100% MNAs ने जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब भी हुए थे और जिन्हें डिक्लेयर भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद, उन सब ने अपने बयान हल्फी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए गए हैं। वो तमाम जो अगवा किए गए थे लोग, वो तमाम जो मार धाड़ थी, आपको याद होगा डिफरेंट MNAs उठाए गए, उनके कुछ रिश्तेदार भी उठाए गए, वो किसी काम ना आ सके और पूरे के पूरे MNAs ने 41 के 41 जो बयान हल्फी हैं वो जमा करवा दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। 39 ऐसे MNAs हैं जो पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया था। यूं ये मिलकर 80 से ज़्यादा की तादाद बनती है, बननी ये 92-93 चाहिए। वो बहरहाल वो जो ऊपर वाले 12-13 लोग हैं उसकी हम किसी अलग वक्त पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, ये अब इसका ये मरहला जो था, जो 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयान हल्फी जमा करवाने थे वो करवा दिए। इसी तरीके से कोई तकरीबन 135-40 गालिबन बनते हैं पंजाब से, 105 के करीब दूसरे लोग बनते हैं जो KP और दूसरी जगहों से, वो भी तमाम अपने बयान हल्फी जो हैं वो जमा करवा चुके हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। मतलब किसी एक MPA ने भी, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, किसी एक MPA ने भी जो है वो डिफेक्ट नहीं किया। मतलब कि जो आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंडोर्समेंट लेकर जीता और असम्बली में आज़ाद हैसियत में जिसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था या करने की कोशिश की थी, उनमें से कोई एक MPA, कोई एक MNA, ना ही KPK में, ना ही पंजाब में, ना ही जाहिर है सिंध या किसी और जगह पर कोई एक MPA भी जो है उसने डिफेक्ट नहीं किया, उसने अपनी वफादारी नहीं बदली। ये जो तमाम पिछले चंद दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन किया गया MNAs को तोड़ने के लिए, MPAs को तोड़ने के लिए, उसका कोई असर नहीं हो सका। ये अलग बहस है, मैंने पहले भी आपके साथ कही कि ठीक है इसमें बहुत सारे लोग नज़रियाती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जाहिर है इसलिए इस वक्त इमरान खान के साथ हैं कि उन्हें अपना सियासी फ्यूचर इस चीज़ के साथ नज़र आता है, क्योंकि उन्हें नज़र आता है कि वोट इमरान खान के पास है और अगर वो इमरान खान को छोड़ते हैं तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि कई दफ़ा बहुत सारे ऐसे इकदाम होते हैं जिससे बाद में आपको तकलीफ़ होती है और आप समझते हैं कि यार इस बंदे को, इस बंदी को तो मैं बहुत नज़रियाती समझता था, ये क्या हुआ। तो आपको एक बात समझनी पड़नी है कि अगर पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर 97-98-96% लोग इखलाकी इन्हतात का शिकार हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसी सोसाइटी में से आती हैं और उसी तरह का मटीरियल होता है। और कोई ऐसा इंसानों के बारे में अभी तक आला ईजाद नहीं हुआ कि जो आप किसी लैब में कोई रिपोर्ट ऐसी ईजाद नहीं हुई कि आप लगाएं और आपको अंदर का सारा अहवाल बाहर नज़र आ जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है कहीं भी दुनिया में। इसलिए लोग जो हैं वो पहले कुछ और कहते हैं, जब मुश्किल वक्त पड़ती है तो उस वक्त लोगों के और रंग नज़र आते हैं। बहरहाल फ़िलहाल तमाम के तमाम लोग जो हैं उन्होंने अपने बयान हल्फी जमा करवाएं, जो कि एक खुशाइन बात है और इसकी मुबारकबाद आपकी बनती है। जो आपने सोशल प्रेशर बनाया हुआ है, जो सोशल माहौल बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग जो पहले बड़े आराम से, याद कीजिए 2018 में जो कैबिनेट बनी थी और पार्लियामेंट बनी थी, उसके बाद जब सिंध हाउस के अंदर बाजार लगाया गया था तो कितने लोग बड़े आराम से बिक गए थे और वो तमाम लोगों को आपका डर नहीं था। उस टाइम इलेक्टेबल्स की दुनिया होती थी। अब इन लोगों को आपका डर है। ये जो 100% कंप्लाइंस आई है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अल्लाह ने सबको हदायत दे दी है, बल्कि बहुत सारे शेर जवान इसके अंदर भी होंगे जिनके इरादे और दिल मचलते होंगे वजारतें और दूसरी सारी चीज़ों को। लेकिन दूसरी तरफ आप इतना डट के, और जाहिर है इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट इमरान खान को जाता है जिसने डट के जेल काटी है, NRO नहीं किया और किसी किस्म का समझौता नहीं किया और जेल के अंदर डट के खड़ा है। तो अब इमरान खान की उस दिलेरी
और आपकी आवाम की जो इमरान खान के साथ कमिटमेंट है और जो आपने डिस्गस्ट फील किया, ये जो लोग वफादारियां बदलते हैं और आपने जो उनकी फिर तोए लानत की, जो आप पंजाबी में कह सकते हैं, उस वजह से डरते हुए आपको अब 100% कंप्लायंस नजर आएगी। कोई माई का लाल जो है वो किसी सूरत आपको इधर उधर होता नजर नहीं आएगा। ये आपको याद होगा जब 41 का नंबर आया तो मैंने कहा शायद कोई इक्का दुक्का टूटे, पूरे आपको लोग जमा करवाते नजर आएंगे। अब हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि सब ने 100% कंप्लायंस हुई है। ये बहुत उम्दा खबर है। आपने ये प्रेशर बढ़ा कर रखना है, इन तमाम लोगों पर बढ़ा के रखना है। इनमें वही परसेंटेज वही है। अगर ओवरऑल परसेंटेज, कौमी परसेंटेज जो है वो इखलाकी इन्हतात की 96% है, तो यहाँ हो सकता है 85% हो, 80% हो, लेकिन इससे को बहुत इम्प्रूवमेंट के हालात नहीं है कहीं भी और हो भी नहीं सकते। और आप इमरान खान की सताइश कीजिए कि वो इन हालात के अंदर ऐसी टीमों के साथ खेल रहा है और फिर भी इतने बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, और कोई उनके पास चारा नहीं, कहीं मरीख से मार्स से लोगों को नहीं ला सकते, बल्कि वहाँ क्या किसी और मुल्क से भी नहीं लेके जा सकते, अपने ही लोगों से मिला के पार्टी बनानी है। और इन हालात के अंदर जो परफॉर्मेंस आई है वो बेहतरीन है, सताइश करनी चाहिए। और जो लोग पार्टी के अंदर इस टाइम तमाम मसाइब झील रहे हैं, फ्रंट फुट पर हैं, मेन लीडरशिप में हैं, उन सब की भी सताइश करनी यहाँ पर बनती है कि वो मुतज़लज़ल नहीं हो रहे और खड़े हैं। रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो इस वक्त इस उम्र के अंदर जेल भुगत रहे हैं, आप सब ने देखा है, रिमांड पर रिमांड उनका दिया जा रहा है। शर्मिंदगी की बात है कि इस उम्र में उनके रिमांड पर रिमांड दिए जा रहे हैं, नहीं देने चाहिए थे। कैंसर सर्वाइवर हैं, लेट 70s में हैं, इस उम्र में उनको एहतराम देना चाहिए था, अदालत को ख्याल करना चाहिए था, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े हैं जिस उनकी सताइश जो है वो हर सूरत बनती है। बहरहाल ये एक खुश आइंद बात है जो मैंने बताई पहली खबर, और के तमाम लोगों ने जमा करवा दी है। लेकिन इसकी जो रिवर्स न्यूज़ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर दिया। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके मुताबिक जो इन 39 लोग थे, 39 ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिन्होंने अपने फॉर्म्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा था, और उन लोगों को अब तहरीक इंसाफ के एमएनए डिक्लेयर कर दिया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन जो 41 लोग जिनके बयान हल्फी मंगवाए थे, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि हम कंफ्यूज हैं, हमें थोड़ी सी जो है वो थोड़ी हमारी दुरुस्तगी करें, हमें थोड़ी गाइड करें कि हम किस तरीके से इस सारे मामले को सुलझाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो इस टाइम पार्टी के तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने है नहीं, और तहरीक इंसाफ का तो कोई चेयरमैन है नहीं कागजों में हमारे, और क्योंकि वो इलेक्शन का फड्डा डाला हुआ है ना, तो कोई तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नहीं, तो हमें पता ही नहीं कि गौर खान चेयरमैन है कि कौन है। तो पार्टी का टिकट जिसने दिया है, हमने किस बंदे को एक्सेप्ट करना है इस पार्टी में और किस बंदे को नहीं करना, ये हमें नहीं पता। और तहरीक इंसाफ में कौन एक्सेप्ट होगा कौन नहीं, इसका फैसला गौर खान करेंगे या कौन करेंगे, हमें नहीं पता। तो हमें गाइड कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी साहब के कहने पर मामलात को डिले करने के लिए, ये जो मखसूस नशिस्तों के मामले को डिले करने के लिए, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा है। और अब देखते हैं काजी साहब इसमें और कितनी बददयांती करेंगे या नहीं करेंगे, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि 11 जजेस का फैसला बहुत क्लियर है और यहाँ इलेक्शन कमीशन भी 2 नंबरी कर रहा है। 39 लोगों का टिकट भी इन्हीं गौहर खान साहब ने दिया था, उसको मान रहा है। 41 लोगों का टिकट नहीं मान रहा। उस वक्त गौहर खान चेयरमैन थे, अब नहीं है, या तो वो उस वक्त भी नहीं हो सकते थे या अब भी नहीं हो सकते थे। इलेक्शन कमीशन के पास जवाब खुद ही मौजूद है, लेकिन वो ये मछले बनकर ये बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन इस मामले को तूल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो चले गए हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपको देनी है, इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ जो तौहीने इलेक्शन कमीशन का जेल में ट्रायल हुआ था। याद करें कि जेल के अंदर जाकर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान थे वो वहाँ पर जाके ट्रायल चलाते रहे। उनको एक वक्त में इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि आप पे आर्टिकल 6 लगना है जो कुछ आप कर रहे हैं। बहरहाल फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला किया है
और ये जो पूरे का पूरा ट्रायल हुआ, ट्रायल जो होता है आप ये समझ रहे हैं कि बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है ये। इसके अंदर लेंथी प्रोसीजर के अंदर पहले फ़र्द जुर्म आयद की जाती है, फिर बड़ा एक प्रोसेस होता है पूरे का पूरा, वो फॉलो किया जाता है। वो सारा प्रोसेस आज नल एंड वॉइड हुआ, उठाकर अदालत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया वो पूरे का पूरा ट्रायल, और दोनों को जो है इस ट्रायल को बर्खास्त कर दिया। अब ये वापस ज़ीरो पे चला गया, तो इलेक्शन कमीशन के हिस्से और हत्थे यहाँ पर भी कुछ नहीं आया। वो तौहीने इलेक्शन कमीशन का ये उन्होंने पूरे का पूरा एक जो है वो केस बनाया हुआ था। अच्छा जी, मुनाल एक तो आपको पता है कि इस्लामाबाद के ऊपर जो पहाड़ी है उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। मुनाल एक पॉइंट है, वहाँ पर उसके ऊपर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। वो इमरान खान साहब तो खैर ऐसी तमाम की तमाम जो आप ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स और कंक्रीट बनाया जाता है उसके ख़िलाफ़ रहे, क्योंकि वो नेशनल पार्क है, पाकिस्तान का ग्रीन एरिया है। उसमें पाकिस्तान की नेवी ने भी एक गलत तरीके से फैसल मस्जिद के पीछे एक गोल्फ ग्राउंड बनाई हुई है पूरी की पूरी, जहाँ पर गोल्फ खेली जाती है, और वो नेशनल पार्क का हिस्सा है। वो मैं मौजूद था कैबिनेट में जब इमरान खान साहब के सामने वो बात आई, तो उन्होंने उसके बारे में भी कहा था कि ये नेशनल पार्क का हिस्सा है, यहाँ पर जानवरों का नेशनल जो हैबिटेट है उसका हिस्सा है। यहाँ पर क्यों गोल्फ ग्राउंड बना दी गई, और इतनी जगह हैं, इतने सारे गोल्फ ग्राउंड हैं, वहाँ पर होना चाहिए। तो और बहुत सारों ने भी अपने हाथ सेंके हुए हैं, मीन सीधे किए हुए हैं इस सारी ज़मीन के ऊपर। लेकिन अब जो मामला चल रहा है उसमें जो मिनाल के ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने ये एग्रीमेंट, क्योंकि ये ज़मीन नेशनल पार्क की है, लेकिन बहरहाल उनके पास कोई ना कोई एग्रीमेंट था जो जीएचक्यू ने उनके साथ किया हुआ था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो तमाम उधर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, माहौलियात को तबाही फेर के रख दी, उस सारी सिचुएशन में दरख्त काट दिए वहाँ पर। अब उस वजह से हज़ारों लोग जाते हैं, आप समझ ही सकते हैं सड़क का क्या हाल कर दिया गया है। तो बड़ी इकॉनमी वहाँ पर जो है वो डेवलप कर दी गई, लेकिन इलीगल तरीके से, क्योंकि उसकी कोई बुनियादी तौर पर कानूनी इजाज़त मौजूद नहीं थी बैकएंड के ऊपर। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यहाँ किसने इजाज़त दी है, तो जो वजारत दिफा है उसको पूछा गया कि बताइए ये किसने इजाज़त दी है। तो अब वजारत दिफा ने एक फॉर्मल, एक इन राइटिंग जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है, जिसमें उन्होंने लिख दिया, ये हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, कि जीएचक्यू और मुनाल का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पीछे कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उसमें वजारत दिफा की और हुकूमत पाकिस्तान की कोई इजाज़त शामिल नहीं है, जो ज़ाहिर है जीएचक्यू के लिए ज़रूरी था कि जब जीएचक्यू जब ऐसी कोई भी एग्रीमेंट कर रहा है, और ऐसी ज़मीन जो नेशनल पार्क की है उसके ऊपर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो पहले वजारत दिफा के ज़रिए से हुकूमत पाकिस्तान से इसकी इजाज़त ले और बताए वजह कि क्यों जीएचक्यू एक रेस्टोरेंट के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं, एक इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर, एक इतनी प्रेस्टिजियस लोकेशन के ऊपर, जहाँ पर आगे ही हमारा इन्वायरमेंट आपको पता ख़तरे में है, और ऊपर जो लोग इतनी ज़्यादा तादाद में जाते हैं, फिर ज़ाहिर है वहाँ पर आग भी लगती है और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन अब वो जो जवाब जमा हुआ है उससे साबित होता है कि ये गैर कानूनी इकदाम किया गया था, कोई कानूनी हैसियत इसके पीछे मौजूद नहीं थी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देनी है, वो है कि एक फलक जावेद ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में शायद कोई वीडियो अज़मा बुखारी साहबा से रिलेटेड, जो मैंने तो नहीं देखी, वो सच है, गलत है, झूठ है, कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी। उस वीडियो उन्होंने गालिबन शेयर की या नहीं ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन अब अज़मा बुखारी कह रही हैं कि मेरी वो वीडियो उन्होंने शेयर की, जिसके ऊपर वो लाहौर हाई कोर्ट रुजू कर रही हैं और वहाँ से इंसाफ मांग रही हैं। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत में होते हुए जब उनको इस बात का पता, और वो वकील हैं, अपने आप को वकील कहती हैं, पता नहीं वो वकील हैं कि नहीं, लेकिन उनके अब्बा हजूर ज़रूर वकील थे। याद कीजिए मशहूर ज़माना रेमंड डेविस केस, उसमें रेमंड डेविस को इंसाफ लेके देने वाले अज़मा बुखारी के वालिद साहब ही थे। बहरहाल अज़मा बुखारी साहबा को पता है कि ऐसे केसेस में उनको एप्लीकेशन देनी है एफआईए को, लेकिन वो सीधा लाहौर हाई कोर्ट गई हैं, जहाँ पर जस्टिस आलिया नीलम साहबा के ऊपर लगता है प्रेशर डालने की एक टैक्टिक है। मेरे ख्याल में अगर वो कानून के मुताबिक फैसला करें तो उनको ये एफआईए को भेजना चाहिए, और हाँ, एफआईए को ये केस ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर अज़मा बुखारी साहबा के साथ ज़्यादती हुई है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो जब जजों की बीवियों के क्रश की बात करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अब जजों की बीवियों को फिर कौन, ये तो औरत होने के नाते अज़मा बुखारी की हुर्मत तो है जो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जो अज़मा बुखारी के हाथों से
औरतों की इज्जत पामाल हुई और उनके ऊपर रकीक हमले किए, उनको इंसाफ कौन देगा? क्या वो भी जवाब देना पड़ेगा इस मुकदमे में या वो जवाब नहीं देना पड़ेगा? ये आगे देखेंगे। अच्छा जी, चैनल्स और अखबारात को 1 अरब 60 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो डंटोनक बता रहे हैं कि मैंने इशू कर दिए हैं। जी हाँ, एक तरफ मुल्क में लोगों की खाने के लाले हैं और दूसरी तरफ चैनल्स और अखबारात में अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए तकरीबन हर महीने इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके लगभग 1 अरब और 60 करोड़ अदा कर दिया गया है डंटोनक की मिनिस्ट्री से। और ये सब कुछ आपको पता है कि वो जो मुंह के ऊपर हाथ रख के शहबाज शरीफ साहब के इश्तिहारात और कौम को डिजिटल दहशतगर्द और इंतहा पसंद कहने के जो तमाम इश्तिहारात हैं, ये उनकी मद में जो है वो पैसा दिया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर ये कि जंग और जियो ने दोबारा एक सहाफ़ती बदनवानी की है, मैं ये कहूँगा। उन्होंने नीली परी को पीटीआई की रुकन डिक्लेयर कर दिया है। मतलब सड़क पर चलते हुआ कोई शख्स भी अब किसी को थप्पड़ मारेगा तो मुंह पे पड़ने वाला हर थप्पड़ महसूस ऐसा होता है कि वो इमरान खान ने जेल में से बैठ के मारा है। तो अब इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है। बहरहाल नीली परी और जो एक आर्टिस्ट हैं नून लीग के, उनको जो उनके दरमियान में मार पिटाई हुई है, उस पर जंग ने नीली परी को पीटीआई की कारकुन कहकर खबर लगाई। और अब सिटी 42, जी हाँ, सिटी 42 मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, ये ज़रा मैं आपको बता दूं, वो सिटी 42 अब ये ब्रेक कर रहा है और आपको हम स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं कि ये दोनों नीली परी और पीला जिन जिनको मार पड़ी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में थे और इनकी सीडीआर में एक दूसरे को कॉल्स भी मिली। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि ये फेंटा शंटा लगाने के ड्रामे से पहले ये दोनों थे भी इकट्ठे, वो शायद पीले जिन के घर पे थी। इस हवाले से ये भी जो है वो चीज़ें सामने आई कि पुलिस ने जब ताहिर अंजुम के घर की वीडियो चेक की, सीसीटीवी कैमरास की, तो उसमें भी एक इंकशाफ हुआ कि इस वकूए से आने से पहले अनीला रियाज ताहिर अंजुम के घर पे मौजूद थी। तो इन हालात में नीली परी और पीला जिन ये सब कुछ मिल मिला के कर रहे थे। और अब पीला जिन कहता है कि मैंने नीली परी के खिलाफ मुकदमा नहीं करना, मैंने तो जेल में बैठे इमरान खान के खिलाफ मुकदमा करना है। मीन छित्तर या थप्पड़ उन्हें नीली परी से पड़े हैं, लेकिन मुकदमा इमरान खान के खिलाफ करना है। आप इनकी हालत गौर करें कि इनकी हालत बनी हुई क्या है। अच्छा जी, अगली खबर रऊफ़ हसन साहब का और दीगर लोगों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एम्प्लॉयज़ थे, जो वहाँ काम करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, वो अपना रोज़ी रोटी वहाँ से चलाते हैं, उनको हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया। रऊफ़ हसन साहब जो लेट 70s में हैं, कैंसर के मर्ज से लड़के सेहतयाब हुए हैं। ज़ाहिर है अभी वो मैं ज़ईफ़ तो नहीं कहूँगा, मुनासिब वर्ड नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी उम्र का एक तकाज़ा है, इस तरह का वज़न उन पर नहीं डाला जा सकता। लेकिन उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर हम उनकी सताइश करते हैं कि वो डट कर खड़े हैं। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। उनका 2 रोज़ा गालिबन और रिमांड, 2 या 3 रोज़ा और रिमांड जो है वो दिया गया। कम से कम 2 दिन और उनको अब रिमांड में रहना पड़ेगा और उसके बाद उनकी ज़मानत पर आगे कोई मामलात जो हैं वो शुरू होंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी वो मेरे भाई के अगवा के सिलसिले में। वो आज वो पिटिशन जो पेश हुई जस्टिस समन साहबा के सामने, जस्टिस समन इम्तियाज़ जो हैं उन्होंने इसकी समाअत की और उसमें अब आईएसआई, एमआई और उसके साथ साथ आईबी से रिपोर्ट उन्होंने मांगी है और 30 जुलाई की डेट आगे दी है। 30 जुलाई को अब ये केस दोबारा सुना जाएगा और अब उन्होंने ये रिपोर्ट मंगवाई है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से, आईएसआई से और आईबी से और मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई से, कि वो बताएं, क्योंकि पुलिस ने तो लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी कह दिया कि मेरा भाई ना पुलिस की तहवील में है ना एफआईए की तहवील में है। तो अब इन दोनों एजेंसीज़ के बता देने से, मीन पुलिस और एफआईए के, अब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ रह जाती हैं। उनसे पूछा गया है। हमने इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इसका एक रिस्पोंडेंट बनाया था, क्योंकि जस्टिस कियानी साहब के फैसले के बाद के तमाम एजेंसीज़ प्राइम मिनिस्टर के नीचे आती हैं, तो इसलिए बनाया था। लेकिन अदालत ने फिर शायद इस पर पूछा कि क्यों ना जो वज़ीर दिफ़ा हैं या सेक्रेटरी दिफ़ा हैं उनको आप बनाएं, वो ज़्यादा मरबूत काम होगा क्योंकि एजेंसीज़ उनके नीचे आती हैं। तो फिर इस वजह से अब वकला ने सेक्रेटरी दिफ़ा को, जो है मेरे वकला ने नए सिरे से दरख्वास्त दे के इसमें सेक्रेटरी दिफ़ा को, जिनके अंडर आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस आती है, उनको फ़रीक बनाया है। और अब 30 तारीख को आईएसआई
और एमआई जवाब देगी कि मेरे भाई जो हैं वो उनके पास भी नहीं है। ये मैं अभी से आपको बता सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी से बता सकता हूँ कि वो झूठ बोलेंगे और आकर कहेंगे कि वो हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने मानचेस्टर से रखते हैं। मानचेस्टर के एयरपोर्ट के ऊपर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक वालदा जो पाकिस्तान से जा रही थी और कोटली से शायद वो ट्रैवल कर रही थी, वो मानचेस्टर पहुंची, उनके 2 बेटे उनको लेने आए। वहाँ वालदा के साथ किसी ने बदतमीज़ी की। वहाँ पर बेटों को पता लगा तो उनकी उनसे जो है वो तल्ख़ कलामी हुई। पुलिस आ गई। पुलिस ने दोनों बेटों को बहुत ही बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुंह पर बूट मारे, सर पर बूट मारे, बहुत ही बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी फुटेज बाद में वायरल हो गई। फुटेज वायरल होने के बाद पूरी मैनचेस्टर के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उनमें से बड़ी तादाद ने मिलकर पुलिस स्टेशन के सामने उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज भी किया और उन पुलिस के जो एहलकार थे उनके बारे में ये क्लेम किया या ये तकाजा किया कि उनको सस्पेंड भी किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनमें से एक भाई को गिरफ़्तार करके अभी तक जेल में रखा गया है, उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की एक इंसिडेंट लगता है, बदतरीन इंसिडेंट है। बहुत ही तकलीफ़ दे वो फुटेज है देखने के बाद, जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया और जिस तरीके से तशद्दुद किया गया। हमारी भरपूर मज़म्मत इसमें शामिल है। अच्छा जी, अरशद शरीफ साहब का केस जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फाइनली खुदा करके सुनने जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह, अच्छी बात यह कि वो इस बेंच को हेड कर रहे हैं और ये गालिबन 29 तारीख को अब ये बेंच जो है वो सुनेगा इस केस को। अगर मैं गलत नहीं तो जस्टिस मंसूर अली शाह इसको सुनेंगे और ये एक अच्छी खबर है। हम यही कहेंगे कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो जो 2 मेंबर थी तो वो 3 मेंबर, लेकिन आईएसआई के जो मेंबर थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपने आप को। 2 मेंबर जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी है, जिसमें होशरबा इंकशाफात हैं कि अरशद को मुल्क से क्यों जाना पड़ा, अरशद के साथ क्या कुछ किया गया। उस रिपोर्ट को अगर ये बेंच पब्लिक कर दे तो बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास तो वो रिपोर्ट है और उसको अगर ये पब्लिक कर दे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होंगी। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। जो बन्नू जरगा ने जितने भी मुतालबात किए, वो सूबाई एपेक्स कमेटी ने उन तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया। वो मुतालबात बड़े जेन्युइन थे। वो यही थे कि गुड बैड तालिबान सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। वो यही थे कि लोगों की आसानी के लिए उन्हें ह्यूमिलिएट ना किया जाए, उनके घरों के ऊपर छापे ना मारे जाएँ, उन्हें बेजा तंग ना किया जाए, उनकी तलाशियाँ ना ली जाएँ, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, आम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। अवामी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर, तो ये ज़रूरी था कि ये तमाम मुतालबात माने जाते। तमाम मुतालबात को माना गया है और नज़र ये आ रहा है कि बन्नू के अंदर अमन कायम होगा और पुलिस और हमारी हुकूमत जो है वो वहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है। देखते हैं वहाँ पर जुडिशल इंक्वायरी कब शुरू होती है, जो इमरान खान ने कही हुई है। अगर जुडिशल इंक्वायरी उसकी हो गई तो और भी बहुत सारे सच जो है वो सामने आ जाएंगे। कल क्योंकि एहतजाज की कॉल है जुमे के दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस एहतजाज में शामिल होगी, जो इस टाइम फस्तायत, जुल्म और जो कुछ भी महंगाई और ये सब कुछ चल रहा है। तो पंजाब में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी इस दफ़ा के तहत होती है और अगर कोई हो तो उसको पकड़ के जेल में दिया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि इस पाबंदी के बाद क्या वहाँ पर मामलात नज़र आते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये कल का जो एहतजाज है इस पे हमें लग रहा है कि लोग ज़्यादा तादाद में निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत तंग हैं जो बिजली के बिल्स और दूसरी चीज़ों के अंदर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है। कुछ और ख़बरें हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ख़बर है जनरल हमीद गुल साहब के बेटे से रिलेटेड। एक ट्वीट सामने आई और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो होशरुबा हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरी कुछ इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं वो आज के पंजाबी वीलॉग में कवर की हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।